हाय ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज 14 फरवरी 2026 में सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ डेली की जो वीडियो है इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, एंड उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आपकी न्यूज़ क्या कह रही है कि क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, इंडिया एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट कपूर। तो पॉल कपूर जो कि अब यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, बट उनके हिसाब से अभी इंडिया की इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर यू कैन से यूएसए। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ न्यूज़ के अंदर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि क्वाड क्वाड क्या है, 4 नेशंस। ठीक है, 4 नेशंस की एक ग्रुपिंग है जो रीजनल डेवलपमेंट कहाँ पर करना चाहती है, इंडियन ओशन रीजन एज वेल एज पैसिफिक रीजन के आसपास। तो क्वाड के 4 नेशंस कौन से हैं उसका नाम आप याद रख लीजिए। पहला तो है ऑस्ट्रेलिया, देन यूएसए, एंड देन इंडिया, एंड देन जापान। ये 4 ऐसे नेशंस हैं। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। देन इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन के पास। एक इनसाइट ये एक्सरसाइज थी जिससे इंटरऑपरेबिलिटी अब ग्रो कर सकती है बिटवीन यू कैन से थाईलैंड एज वेल एज इंडिया। दैट इज इट, और कुछ नहीं पढ़ना है। देन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट ओन स्पेक्ट्रम। तो अब ये स्पेक्ट्रम वर्ड क्या होता है मैं आपको बताना चाह रही हूँ थोड़ा सा, कि जहाँ पे हम वेवलेंथ्स की बात करते हैं, साइंस डोमेन वाले इसको जल्दी समझ पाएंगे कि जहाँ पे हम वेवलेंथ्स की बात करते हैं, राइट, तो हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंट वेवलेंथ्स में ना आप कह सकते हो जैसे गामा रेडिएशंस हैं, अल्फा रेडिएशंस हैं, बीटा रेडिएशंस हैं, एंड बिल्कुल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखोगे कि हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, एंड कहीं बीच में हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम आता है जिसको हम यहाँ पे सतरंगिनी बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, जो हमारे पास 7 कलर्स ऑफ द इंद्रधनुष। तो यही स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में हमें दिखता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से ऊपर जब हम लेयर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर जो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके हिसाब से अब हमारे जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती हैं वो थ्रू सैटेलाइट्स होती है जो आप मोबाइल फोन पे यूज़ करते हो। 2G 3G नेटवर्क्स, 5G नेटवर्क भी आ गया अब तो, है ना। तो ये जो नेटवर्क जब आप ऑपरेट करते हो ये किस थ्रू होता है, ये इसी स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है कि ये जो स्पेक्ट्रम है, वैसे तो ओपन टू ऑल है, कोई भी कंट्री इसको यूज़ कर सकती है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं इनके बीच में हर एक गवर्नमेंट ने एक सर्टन फ्रीक्वेंसी जो है वो ले रखी है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ परचेज, इट इज़ फ्री फॉर ऑल टू बी यूज, है ना। बट अब जो गवर्नमेंट है वो आगे उन स्पेक्ट्रम्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है उसके लिए जो मोबाइल कंपनीज है, जैसे इंडिया में अब एयरटेल हो गया या जियो हो गया, ये सभी कंपनीज जो हैं इन्हीं स्पेक्ट्रम्स को परचेज करने के लिए अब टेंडर भरती हैं। परचेज भी नहीं, लाइसेंस के लिए परचेज करती हैं। ठीक है, लाइसेंस के लिए वो अब यहाँ पर क्या करते हैं, टेंडर भरते हैं, या इवन की कई बार बोली भी लगती है उसकी। ठीक है, तो अब वो थोड़े टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए अगर 5G स्पेक्ट्रम खुला है तो 5 साल के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने का लाइसेंस आपको सरकार दे देती है। तो इसका मतलब अब लाइसेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनरशिप का यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो यही टेलीकॉम कंपनीज है वो इनको सबलेट नहीं कर सकती किसी और कंपनीज को लेकर। ठीक है, जैसे अब एयरटेल जो है किसी और को सबलेट नहीं कर सकता ये स्पेक्ट्रम, सिर्फ एयरटेल के पास ये लाइसेंस है कि वो उसको यूज कर पाएगा। तो अब जो सरकार है या इवन सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यही चीज बोली कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किसी स्पेक्ट्रम को ओन नहीं करते हैं, उनके पास सिर्फ लाइसेंस है उसको इस ड्यूरेशन के बीच में यूज करने के लिए। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। देन इंडिया बिलीव के पंचशील पैक्ट जो है सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना। तो अब पंचशील के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पंचशील कौन से ईयर में साइन हुआ था, 1954 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में। एंड अकॉर्डिंग टू पंचशील ऑल्सो इंडिया ने तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया था एज अ पार्ट ऑफ चाइना एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे इसको यहाँ पर अप्रूव किया गया था इंडिया के द्वारा, एंड दलाई लामा जो है उनको असाइलम इंडिया में दिया गया था। तो अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बाकी की कहानी आप मत जानिए। ठीक है, देन मिनिस्ट्री प्लान्स इंग्लिश मेडिकल डिक्शनरी दैट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। तो 15 ऐसे इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें जो मेडिकल टर्म्स हम यूज़ करते हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में अब किया जाएगा ट्रांसलेट। कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये, हिंदी, तेलुगु, आसामीज, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मणिपुरी, मिजो एंड कोंकणी। ठीक है, तो ये मेडिकल टर्म्स वाली डिक्शनरी का नाम क्या होगा यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए, मेडिकल शब्द सिंधु। ठीक है, इसके अलावा अदानी ग्रुप एंटर्स न्यूक्लियर पावर सेक्टर आफ्टर शांति एक्ट। तो शांति एक्ट क्या है, अब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना इंडिया के अंदर, तो मोनोपली थी सरकार की। मोनोपली कैसे, जैसे अब रेलवेज की हम इनिशियली बात करते हैं, इवन डिफेंस सेक्टर की भी बात करते हैं, है ना। तो अब सरकार से अप्रूवल्स लेना या सिर्फ सरकारी कंपनीज ही वहाँ पर अलाउड थी पहले, है ना। तो इससे क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ उनकी मोनोपली थी और कोई प्राइवेट प्लेयर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो इससे होता क्या है कि जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतना खर्चा करने के लिए होता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो वेल डेवलप्ड इनोवेशन, प्रॉफिट जो प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बिल्डिंग है, ये सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करता है। तो रैपिडली आप देखोगे ग्रो करते हैं उसको एज कम्पेयर टू व्हाट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर जो है वो अब थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट के पास कई बार बजट नहीं होता है या पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो अब सरकार ने ये चीज़ सोची कि क्यों ना अब हम जो
न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि अब हम क्या करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कम करना चाहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ के लिए हमें इनोवेशन एंड बेटर टेक्नोलॉजी लगेगी। ठीक है, इतना पैसा सरकार के पास एक ही सेक्टर में लगाने के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उनको बाकी सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स एंड सरकार को चलाना कैसे है वो मैनेज करना जरूरी होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ करते हैं। तो हमारे दो ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी से रिगार्डिंग एक्ट्स थे जिनको लास्ट ईयर अब रिपील किया गया, मतलब उनको हटाकर शांति एक्ट को लेकर आया गया, वो पास कराया गया। तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी न्यूक्लियर पावर सेक्टर है उसके अंदर कोई भी प्राइवेट प्लेयर इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी आ सकती है। तभी अगर आप देखोगे कि यूएसए के साथ जब हमारी डील हुई है अभी रिसेंटली, उसके अंदर उन्होंने भी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंडिया के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है, एंड सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट जो है अब रशिया ने भी दिखाया है। तो इससे क्या होगा कि इनोवेशन की जरूरत हमें पड़ी है, प्लस हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट आप कह सकते हो न्यूक्लियर पावर सेक्टर से रिलेटेड हमारी जो डिमांड है कंट्री की वो फुलफिल हो सकती है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एंड सिंस जो आपकी लाइबिलिटी है उसको स्ट्रिक्ट करने की यहाँ पर जरूरत है, तो सरकार ने शांति एक्ट में उसको यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि शांति एक्ट में जो अदानी ग्रुप है उन्होंने अब न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर अपना पैर रख दिया है। Then consumers get a raw deal as global oil prices fall, benefit remains frozen। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि 2022 ऑनवर्ड्स भी जो ग्लोबल लेवल पे हमारे जो प्राइसेस हैं ना ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल की जब हम बात करते हैं वो गिरते जा रहे हैं। ठीक है, एंड 41% से हमारे जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के सिंस 2022 अब तक गिर चुके हैं। बट इंडिया की जब आप मार्केट की बात करो तो हमारे पास जो ऑयल की रिडक्शन है उसके हिसाब से जो अमाउंट कितना परसेंट से गिरा है, 1.9% से गिरा है। तो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग है ना, कि इंटरनेशनली अगर आप यहाँ पर पैसा कम होता जा रहा है तो हमारी डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट है, जो आप कह सकते हो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको भी तो तेल के प्राइसेस गिराने चाहिए थे, जो कि नहीं गिरे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किसके द्वारा की गई है, ऑयल कंपनीज के द्वारा की गई है। तो बस आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि बेनिफिट लोगों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट स्टेबल इन अप्रैल और जैन। बस आपको ये फैक्ट इतना पता होना चाहिए कि $23.19 बिलियन का हमने जो ट्रेड किया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में अप्रैल 2025 से जैन 2026 के बीच में। देन DGCA स्लैप्स 1 करोड़ फाइन और एयर इंडिया। ठीक है, तो एयर इंडिया के ऊपर अब 1 करोड़ का फाइन लगाया गया है DGCA के द्वारा, जो कि अब एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट से रिगार्डिंग डील करती है। एंड ये किस लिए लगाया गया, क्योंकि अब आप देखो अहमदाबाद में जो इतने लोग हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स एंड देयर वाज ओनली वन सर्वाइवर, है ना। तो अब A320 नियो प्लेन जो है, जो कि एयर इंडिया ऑपरेट कर रहा था, तो 8 ऐसे आप कह सकते हो रूट्स के ऊपर इन्होंने ऐसे प्लेन्स को उड़ाया है जिनकी एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि प्लेन उड़ान भरने से पहले, बोर्डिंग से पहले चेक होता है, फिट होता है, उसकी फिटनेस चेक की जाती है कि इज इट रिलायबल टू फ्लाई और नॉट। तो 8 ऐसी रूट्स के ऊपर प्लेन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 1 करोड़ का फाइन एयर इंडिया के ऊपर लगाया गया है, एंड एयर क्रेडिट वर्दीनेस जो है अब वो वापस से नॉर्मल कर दी गई है, एंड सारी जो इंस्पेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद फाइनली इट इज फिट टू फ्लाई। ठीक है, एयर इंडिया इज फिट टू फ्लाई विद ऑल देयर फ्लाइट्स। तो ये आपकी न्यूज़ थी। देन बांग्लादेश वोटर्स एंडोर्स जुलाई चार्टर रिफॉर्म इन रेफरेंडम। तो यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन है ना, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट यहाँ पर आ चुकी है। तो रेफरेंडम वर्ड के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ये पॉलिटी डोमेन वाले इजीली समझ पाएंगे कि रेफरेंडम क्या होता है। रेफरेंडम इज कि आपको विल ऑफ द पीपल जाननी है। ठीक है, कि विल ऑफ द पीपल क्या है। तो विल ऑफ द पीपल के लिए आप क्या करते हो, रेफरेंडम ऑर्डर करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोगों को की राय क्या है वो पता लग जाती है, आपकी जनता क्या चाहती है करना। तो जुलाई चार्टर रिफॉर्म जो है वो रेफरेंडम के अंदर डाला गया है। तो कहने का मतलब यही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट वांट्स कि हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप से हटकर किसकी तरफ डेमोक्रेटाइजेशन करें, डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा प्रिवेल करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। तो इससे उसमें उन्होंने क्या कहा है कि बेसिक से 3 पॉइंटर्स हैं रेफरेंडम के अकॉर्डिंगली, कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना बांग्लादेश की, उनकी पावर्स को कम किया जा सके, प्लस जो अब द नंबर ऑफ टाइम्स या जो नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश का वो री इलेक्ट होता है उसको फिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम यूएस की बात करते हैं तो यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उनकी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स कर दी गई हैं 2, यानी कि कोई एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए नहीं बन सकता। तो सेम काइंड ऑफ ऐसी चीज है कि कोई भी एक सर्टन लिमिट के बाद बांग्लादेश के पीएम नहीं बन सकता। ठीक है, ये चीज बताई गई। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब ये 3 चीजें जो है रेफरेंडम के अंदर यहाँ पर बोली गई हैं, एंड डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल, लोगों की बात यहाँ पर सुनी जानी चाहिए। देन ट्रम्प सेंडिंग सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर टू पाइल प्रेशर ऑन ईरान। ईरान के साथ मीटिंग चल रही हैं यूएसए की रिगार्डिंग यू कैन से न्यूक्लियर एनर्जी, एंड वो भी कॉन्वर्सेशंस जो है बार बार फेल होती जा रही हैं। तो इस बार क्या हुआ है, जब जैसे ही डेलीगेशन ईरान पहुंची है वापस, ईरान से जो आई हुई डेलीगेशन यूएसए से ईरान वापस पहुंची है, तो उसके बाद अब क्या किया गया है, USS अब्राहम लिंकन भेजा गया है यूएसए के द्वारा टूवर्ड्स ईरान।
उनको जस्ट डराने धमकाने के लिए कि प्रेशर डाला जाए उनके ऊपर। देन आरबीआई इशूज ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन रिवाइज गाइडलाइंस फॉर लीड बैंक स्कीम। अब लीड बैंक स्कीम के अकॉर्डिंगली बस इतना ही आपको मैं बता रही हूँ कि आरबीआई क्या है, हमारा बैंकर्स बैंक है, ठीक है। तो अब बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेबी है, तो ठीक है। तो इसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं हमारे पास, उसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो जितने भी अब जो लीडिंग या लीड बैंक स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई क्या करना चाहता है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो रोबस्ट रहे, रिजिलियंट रहे, ठीक है। इसी की वजह से कि हमारे कोई भी ऐसे इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली कोई इशू हो जाता है, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो हिलना नहीं चाहिए। तो एंड जो अब सर्विसेज हैं, क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में भी ये चीज़ थी कि जो अब बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर रहे हैं या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड होना भी चाहिए ऐसी चीज़, ये चीज़ गलत नहीं है, बट आप जिस वजह से इस्टेब्लिश किए गए हो दैट इज़ फॉर द हेल्प ऑफ द पीपल, यू कैन से सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेकर जो आप चल रहे हो उसको आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच आपको यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी। बैंक्स का काम जो है गवर्नेंस के अंडर ही यहाँ पर कवर किया जाता है। तो आरबीआई ने इशू किए हैं ऐसे ड्राफ्ट सर्कुलर्स जो कि पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं कि जिससे सिटीजन जो है उनका यहाँ पर बेनिफिट हो सके इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आज की आपकी न्यूज़ इतनी ही थी जो कि इंपॉर्टेंटली आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो CUET PYQs अगर आप चाहते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए 2022 ऑनवर्ड्स एंड वो सॉल्व किए गए हैं इन द लैंग्वेज ऑफ NCERTs, एंड इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ देम तो आपको करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाइए। तो वहाँ पर आपको ई बुक्स कॉर्नर में जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।